हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी प्लस सीपीटी घटना चक्र बुक सीरीज़ में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर कर रहे हैं, जो सिलेबस क्रमांक आपका चौथा है, जो कि 5 प्रश्न और 5 क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है कि तो खासकर इसमें से बजट हो गया, उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, जीएसटी। तो जहाँ खासकर जो आपके करंट इंपॉर्टेंट होंगे वो एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, साथ ही बेसिक भी पूछा जाएगा, टोटल 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगर बात की जाए करंट अफेयर्स को, तो करंट अफेयर्स का जो सिलेबस में जो पार्ट है वो आपका 10 नंबर का है, ठीक है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का है। तो हम लोग यहाँ पर आज के बजट देखेंगे, बजट 2021-22 और उत्तर प्रदेश का भी बजट 2021-22 प्लस जीएसटी से संबंधित तथ्य। इसके साथ हम लोग जो है मिसलेनियस को कवर करके जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है उसको फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार, अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22। 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्री जो निर्मला सीतारमण, इन्होंने बजट 2021-22 को पेश किया। कब? 1 फरवरी 2021 को। 2021-22 की बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित हैं। कौन कौन से स्तंभ इंपॉर्टेंट है? तो ये 6 स्तंभ हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 लागू किया जाएगा। वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट आवंटन में 137% की वृद्धि की गई है। अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 करोड़ रुपए का अब तक सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार की है और इस योजना को वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। तो वर्ष 2030 आपको याद रखना है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% हो गया है। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजस्व घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। बजट अनुमान 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है और संशोधित अनुमान 2020-21 में प्राथमिक घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% हो गया है। बजट अनुमान 2021-22 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 3.1% रहने का अनुमान है। तो ये रहे महत्वपूर्ण तथ्य। थोड़ा शॉर्ट में अगर आपको इसका बजट 2021-22 का कंप्लीट पीडीएफ जो चाहिए, तो हमने ई दृष्टि नवात्रा जो है घटना चक्र, हमने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा कंप्लीट मैगजीन का डाल दिया गया है। आप वहाँ करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। पूरा जो है उत्तर प्रदेश का बजट हो या सेंट्रल का बजट हो, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22। तो उत्तर प्रदेश सरकार की वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कुल 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश बजट में 27,598.40 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 50,6181.84 करोड़ रुपए अनुमानित हैं और कुल प्राप्तियों में 41,8340.44 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 87,841.40 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो अंश है वह है 305740.30 करोड़ रुपए। इसमें स्वयं का कर जो है वह राजस्व कितना है, तो ये है 1,86,345 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,19,395.30 करोड़ रुपए सम्मिलित है। कुल व्यय जो है बजट का है तो वो है 5,50,270.78 करोड़ रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में इतने करोड़ रुपए राजस्व लेखी का व्यय है, जबकि इतने करोड़ रुपए में पूंजी लेखी का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद 44,088.94 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 5500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 37988.94 करोड़ रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। राजस्व बचत 23,210.09 करोड़ रुपए अनुमानित है और राजकोषीय घाटा 9,072.729.80 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है, तो यह है 4.1%। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 28.1% अनुमानित है। इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखना है कि बजट 2021-22 जो उत्तर प्रदेश का, इसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी घोषणा जो की गई है वह कहाँ, तो यह प्रयागराज में बनाने की स्थापना की गई। स्थापना की जो है वो बजट में कहा गया है कि प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा क्या, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। अयोध्या और वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं की विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है प्रत्येक के लिए, ठीक है। अयोध्या में भी 100 करोड़ और वाराणसी में भी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 25,000 करोड़ सृजन करने का लक्ष्य है और वित्त वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की जा रही नई योजना दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन हेतु 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव में दी गई है, ठीक है। 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण सचिवालय भी बनाए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु कितना अमाउंट बजट में आवंटित है, तो ये है 1400 करोड़ रुपए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित। तो 101वां संविधान संशोधित अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल, व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर प्रावधान करता है। तो यह जो है कौन सा संशोधन है, तो ये याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संशोधन संविधान, वो कौन सा है, तो 101 है, ठीक है, याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी जो है वह 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी हो गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो है डायरेक्ट इसका जो है बर्डन, जैसे कि इनकम टैक्स सैलरीड पर्सन होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में आपकी एक्सक्यूज में तो जो आपका जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर अगर आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर में 2 तरह के टैक्स होते हैं। आपकी इनकम टैक्स होता है, एक वेल्थ टैक्स होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, कस्टम एक्साइज, ये सभी के सभी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इसको जो है पर्सनली डायरेक्ट पेमेंट ना करके हम लोग जो है वो इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें जो है वो ऑलरेडी टैक्स जो है वो गिवन होता है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं। अब जैसे कि इनकम टैक्स की है तो सैलरी हम जैसे
तो हमारा उसका जो बर्डन है वो डायरेक्टली हम पे पड़ता है। लेकिन जो गुड्स वगैरह है वो कई जगह से जो है इधर उधर से घूम घाम के आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली ना करके वो इनडायरेक्टली पेमेंट किया जाता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना को स्थापित किया है। जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करता है। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति कर एकल कर है। इसे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। भारतीय संघीय ढांचे की दृष्टिगत जीएसटी के दो घटक हैं, एक तो है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और दूसरा है स्टेट जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसी राज्य क्षेत्र में हुई लेन देन पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र जीएसटी लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य यह जीएसटी लगाते हैं और उसका संग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 2 आर्टिकल नंबर है 269A(1) के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर जीएसटी के अगर घटक देखेंगे कौन कौन से होते हैं, तो सीजीएसटी हो गया यानी केंद्रीय गुड्स और सर्विस टैक्स होता है एक, और स्टेट का भी अपना एक जीएसटी होता है। इसके साथ ही अगर आर्टिकल नंबर 269A की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है आईजीएसटी, ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात की जाती है। याद रखना है इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है जीएसटी से संबंधित, तो जीएसटी जो है वो कौन सा संविधान संशोधन है, तो याद रखना 101वां संविधान संशोधन है। साथ ही कब से प्रभावी है, तो यह 1 जुलाई 2017 से ये जो है जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी के दो पार्ट हैं, एक है सीजीएसटी एसजीएसटी, और जो है एकीकृत जीएसटी का जो संविधान जो आप देखेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार अनुच्छेद नंबर कितना है आर्टिकल, तो याद रखना है 269A, ठीक है। सीजीएसटी एवं एसजीएसटी की योग के बराबर होता है क्या, तो यह आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वह जो है सीजीएसटी प्लस स्टेट यानी सेंट्रल और स्टेट की जीएसटी के बराबर होता है। जीएसटी में जो शामिल कर होते हैं वह केंद्रीय उत्पाद कर यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, और सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, ये सभी के सभी जो है वो जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क है, अधिभार एवं उपकर है। राज्य कर की अगर बात की जाए तो राज्य कर में आप देखेंगे यानी जो स्टेट जीएसटी में क्या क्या आता है, जैसे कि पहले वैट होता था, वैट भी उसमें वो इंक्लूड हो गया, यानी राज्य मूल्य संवर्धन कर हो गया, मनोरंजन कर, ठीक है। तो याद रखना जो इंटरटेनमेंट टैक्स है ये क्या है, यह है स्टेट टैक्स है, स्टेट के द्वारा लगाया जाता है स्थानीय निकायों द्वारा। केंद्रीय बिक्री कर जो कि केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित किया जाता है, ठीक है। जो केंद्रीय कर होते हैं क्या होते हैं कि वह जो है स्टेट के द्वारा उसका जो है वो मतलब कि संग्रहण का मतलब क्या है कि उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो पेमेंट है वह पेमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया जाता है, लेकिन जो इकट्ठा करने का ड्यूटी होती है टैक्स वो स्टेट के द्वारा होती है। तो केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर है स्टेट के द्वारा, क्रय कर को भी स्टेट के द्वारा, और विलासिता कर को भी स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। लाठी सट्टा एवं जुए पर भी कर जो है वह राज्य कर हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, इसमें से आपको एग्जाम्पल दे दिया है, इसमें से पहचानिए कौन सा स्टेट कर है, तो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं क्षतिपूर्ति। तो 121 संविधान संशोधन की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक जो है वो क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो क्षतिपूर्ति हो जो आधार वर्ष है वो कौन सा है रखा गया है, तो 2015-16 है। याद रखना है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। कहा गया अगर कोई नुकसान होता है स्टेट को तो केंद्र सरकार जो है 5 वर्ष तक इसकी भरपाई की जाएगी, यानी 17 से जोड़ेंगे तो 2022 तक आएगा। जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद, तो 121 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तो संविधान में आर्टिकल 279 जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर
परिषद की गठन का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। इसी के पालन में 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित कर दिया गया और इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की जीएसटी पर निर्णय लेने का जो है वो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त होता है। आई थिंक यहाँ पर जो दिया नहीं है, तो जीएसटी याद रखना है कि जो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं। उपाध्यक्ष जो है सदस्यों में से कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। सदस्य में केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व एवं वित्त प्रभार होंगे और राज्यों के वित्त एवं कर मंत्री या जिन्हें राज्य नामित करे वह भी सदस्य होंगे। वस्तु एवं सेवा कर की जो दरें हैं, तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा वस्तु एवं सेवाओं को 5 भागों में बांटकर अति अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं पर जो है वो कर की छूट दी गई है। शेष वस्तु एवं सेवा वर्गों हेतु 5। तो जीएसटी के 5 तरह के टैक्स हैं। एक तो 5% है, दूसरा 12%, 18% और 28% तक जो है लगाने का प्रावधान किया गया है। देखेंगे कि मिनिमम 5% और मैक्सिमम कितना 28% तक। जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए यानी पहले 20 लाख रुपए था, उसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। 40 लाख तक वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी अगर आपको कोई बिजनेस है, नया बिजनेस है, अगर आप नए हैं तो आपके पास अगर साल भर का जो टर्नओवर होता है, अगर आपका वो 40 लाख रुपए जो कि पहले 20 लाख था उसको 40 लाख कर दिया गया है, तो 40 लाख रुपए तक अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 लाख रुपए से अधिक है और यानी 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों उद्यमियों हेतु कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें डिटेलिंग में आपको ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि आप कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट अगर आपका जिन लोगों का होगा या जिन लोगों ने व्यापारिक जो है थोड़ा बहुत कॉमर्स पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी डिटेलिंग में नहीं, बस आपको याद रखना है 5 तरह के टैक्स, 5%, 12%, 18 और 28%। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिसलेनियस से संबंधित लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग फिनिश कर लेंगे। आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही जो है वो लिया जाता है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का जो नेशनल इनकम है इसका आकलन 1867-68 ईस्वी में किया था और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो याद रखना है कि जो नेशनल इनकम की जो गणना की जाती है, आकलन किया जाता है, वह इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। वर्ष 2017-18 में सकल घरेलू बचत GDP का 30.5% थी, जिसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान 17.2%, निजी निगम क्षेत्र का 11.6% और सार्वजनिक क्षेत्र का 1.7% था। कुल GBA में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 16.1%, 29.6%, 54.3% है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। जनसंख्यिकीय संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो प्रथम चरण में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। दूसरे चरण में क्या है कि जन्म दर जो है वह उच्च होने के साथ साथ जो है मृत्यु दर में भी कमी आती है। और तीसरी अवस्था में निम्न दर के साथ निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह वर्ष 2017-18 में अनुमान 7.2%, वर्ष 2018 में अंतिम अनुमान जो रहा वह 6.8%, जबकि वर्ष 2019-20 में 5% रहा। सेवा क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है, यानी जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो समझिए जिस तरह से वो टैक्स का कलेक्शन किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो वह जो है सेवा क्षेत्र ही है, यानी सर्विस सेक्टर से। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है।
तृतीय क्षेत्र यानी कि जो आपका सर्विस सेक्टर है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक जो है वह भूटान ने चुना है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का जो सूचक चुना है वह भूटान ने चुना है। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया था। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में यह पूछा जाता है कई बार। भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा जो है वो निरंतर कम हो रहा है और भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, न कि विकसित। भारत कौन सी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था है? तो यह एक विकासशील है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होते हैं, यानी क्लोज्ड जो इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी भी कंट्री से आयात निर्यात नहीं होता है, ना आता न जाता है। दैट इज बंद अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो अगला आपका लेक्चर होगा अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे और इसी के साथ पूरा इकोनॉमी का लेक्चर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। जो हम अगला सिलेबस क्रमांक होगा 5वां, जो कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब न करना ना भूलें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।